नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग इंग्लिश की एक सीरीज चलाने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, और इसमें हम लोग आज की वीडियो में हम लोग 15 इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे जो आपके केबीएस के लिए, सुपर टेट के लिए, ड्रिट प्लस बी के लिए और अदर एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप कोई भी पेपर देने जाए, चाहे वो केबीएस हो, सुपर टेट हो, ड्रिट प्लस बी हो या अदर एग्जाम हो, तो अगर आपसे इंग्लिश से क्वेश्चन आ रहा है, अंग्रेजी से क्वेश्चन आ रहा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आते हैं, एंटोनिम सिनोनिम से आते हैं और आता है इडियम फ्रेज से। ग्रामेटिकल पोर्शन से क्वेश्चन बहुत कम आता है। जैसे आप केबीएस का पेपर उठा के देखिए, केबीएस का पेपर आप जब उठाएंगे तो वहाँ पे क्या आता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन आता है और इडियम फ्रेज से क्वेश्चन आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आता है और उसके बाद से आता है आपका एंटोनिम सिनोनिम से। तो इन टॉपिक को अगर मान लीजिए आपकी इंग्लिश वीक भी है, जैसे आप लोग कई लोग कहते हैं कि सर मेरा ग्रामर पोर्शन वीक है, तो अगर आपका ग्रामर पोर्शन वीक है तो आप इन सब चीज़ों पे ज़्यादा पकड़ बनाइए। जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे ज़्यादा पकड़ बनाइए, इडियम फ्रेज पे ज़्यादा पकड़ बनाइए और एंटोनिम सिनोनिम्स पे ज़्यादा पकड़ बनाइए। लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या ये होती है कि एंटोनिम सिनोनिम्स भी बहुत ज़्यादा हैं, मतलब हजारों हैं, और उसके बाद से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हजारों हैं, उसके बाद से इडियम फ्रेज भी हजारों हैं। उनको कैसे याद करें और क्या उन सभी को याद करना है? तो नहीं, सभी को नहीं याद करना है। मैं अगर आप लोग कहेंगे, अगर आप लोग को ये सीरीज पसंद आएगी तो ऐसे ही मैं इंपॉर्टेंट वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं और आपके आने वाले एग्जाम में भी आएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की मैं सीरीज करा दूंगा, 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज और एंटोनिम सिनोनिम्स की जो सीरीज मैं चला दूंगा आप लोगों को। तो समझ लें कि उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका एंटोनिम सिनोनिम से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से और उसके बाद से इडियम फ्रेज से नहीं जाएगा। बाकी जो ग्रामेटिकल पोर्शन है, जिसमें कि ग्रामेटिकल पोर्शन में कहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो नरेशन से बनता है, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज से बनता है, उसके बाद से आपका प्रीपोजिशन, कंजक्शन, नाउन, प्रोनाउन से बनता है और एडजेक्टिव से बनता है। वो सब भी मैं आपको कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको इन सब पे ध्यान देना है। और आप डेली टारगेट बनाइए कम से कम 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डेली याद करने का, या 10 एंटोनिम सिनोनिम डेली याद करने का, या 10 क्या बोलते हैं इडियम फ्रेज डेली याद करने का। ये टारगेट आप लोगों का होना चाहिए ताकि आप आराम से इसको याद कर। अगर ये सब चीज़ें अगर आप याद कर लेते हैं जो इंग्लिश में फैक्चुअल है, तो आपका आसानी से 50% इंग्लिश का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और इसका रिव्यू दीजिए कि आपको कितना पसंद है। अगर ये आप लोगों को पसंद आएगा दोस्तों, तो हफ्ते में 2 दिन मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट की सीरीज चला दूंगा। इसको कंप्लीट करने के बाद एंटोनिम सिनोनिम्स और इडियम फ्रेज की सीरीज चला दूंगा जो आपके एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला है कि अब्सेंस ऑफ वैरायटी। अब्सेंस ऑफ वैरायटी को का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? मोनोटोनी होता है, यानी कि एक रास्ता होता है। अब्सेंस ऑफ वैरायटी का मतलब क्या होता है? विविधता की कमी। जैसे आप लोग कहीं भी किसी होटल में जाते हैं, वहाँ का कुछ खासियत होता है, जैसे वहाँ पे एक ही चीज़ मिलता है। जैसे एग्जांपल लीजिए पिज्ज़ा हट का। अगर आप पिज्ज़ा हट पे जाएंगे तो पिज्ज़ा हट की खासियत क्या है कि वहाँ पे पिज्ज़ा ही सबसे बढ़िया मिलता है। वहाँ पे अदर भी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि पिज्ज़ा हट में जाके चावल दाल चोखा या हम छोला भटूरा खाएं, तो वहाँ पे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे विविधता की कमी है। वो उस होटल में विविधता की कमी है, क्योंकि वो पिज्ज़ा हट सिर्फ पिज्ज़ा के लिए ही जाना जाता है। तो उसको क्या बोलेंगे? एब्सेंस ऑफ वैरायटी, यानी कि मोनोटोनी, यानी कि एक रास्ता है वहाँ पे एक ही चीज़ को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है और वहाँ की वही चीज़ें वही खासियत है उस चीज़ का। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। दूसरा हमारा एब्सोल्यूट राइट, यानी पूर्ण अधिकार। पूर्ण अधिकार का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? प्रीरोगेटिव इसको बोलते हैं। यानी प्रीरोगेटिव का मतलब क्या? विशेषाधिकार। यानी पूर्ण अधिकार का मतलब एब्सोल्यूट राइट, यानी पूर्ण अधिकार का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? प्रीरोगेटिव। जैसे आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना, अनेक शब्दों के एक शब्द, उसी को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो एब्सोल्यूट राइट को क्या बोलते हैं? प्रीरोगेटिव, यानी कि विशेषाधिकार। एब्सोल्यूट राइट का मतलब क्या होता है? जैसे आपके माता पिता का आप पर पूर्ण अधिकार है। ठीक है, आप अपने माता पिता की बात नहीं टाल सकते, यानी आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया है तो उनका आपका पूर्ण अधिकार है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है? एब्सोल्यूट राइट। इसको क्या बोलते हैं? प्रीरोगेटिव, यानी कि विशेषाधिकार बोलते हैं। एकदम आराम से याद करें, डेली 10-10 का टारगेट बनाएंगे, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, हमारा तीसरा है कि एक्सेप्ट साइलेंटली और विदाउट प्रोटेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं
एक्वीज, एक्वीज बोलते हैं। एक्वीज का मतलब होता है रजामंदी, ठीक, यानी एक्सेप्ट साइलेंटली, साइलेंटली और विदाउट प्रोटेस्ट। इसका मतलब क्या था, चुपचाप या बिना विरोध के स्वीकार कर लेना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्वीज। एक्वीज यानी कि एक्वीज का मतलब क्या होता है, रजामंदी। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी मान लीजिए आप फीमेल गर्ल हैं, फीमेल लड़की हैं, और आपकी शादी हो रही, माता पिता आपकी शादी कहीं देख लिए और आप उसको क्या कर रहे हैं, आप साइलेंटली एक्सेप्ट कर ली विदाउट प्रोटेस्ट। आपने कोई विरोध नहीं किया और हंसी खुशी आपने उस शादी को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो उससे वो क्या हो गया, वो आपकी रजामंदी मान ली जाएगी, ठीक है। जैसे आपकी शादी तय कर दी किसी लड़के से और माँ बाप आपसे कुछ बताया नहीं, बस ये बता दी कि लड़का है, ये काम करता है, तो क्या बताओ, तुम खुश हो, तुम्हारी रजामंदी है कि नहीं। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्वीज। एक्वीज का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट साइलेंटली और विदाउट प्रोटेस्ट, यानी कि खुशी पूर्वक, चुपचाप या बिना विरोध के स्वीकार कर लेना, उसको क्या बोलते हैं, तो एक्वीज यानी कि रजामंदी बोलते हैं। हमारा अगला है एक्ट ऑफ, एक्ट ऑफ कैरिंग अवे अनलॉफुली और बाई फोर्स। इसका मतलब क्या होता है, अबडक्शन। अबडक्शन का मतलब क्या होता है, अपहरण, यानी एक्ट ऑफ कैरिंग अवे अनलॉफुली बाई और बाई फोर्स का मतलब क्या होता है, गैर कानूनी रूप से या बलपूर्वक ले जाने का कार्य, उसको क्या बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, तो उसको अबडक्शन बोलते हैं, यानी कि अपहरण बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अक्सर आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को क्या किया जाता है, स्कूल से या कहीं और से या लड़कियों को भी अपहरण कर लिया जाता है। तो क्या है, वो एक गैर कानूनी है और बलपूर्वक किए जाने वाला कार्य। अपहरण तो बलपूर्वक ही किया जा सकता है ना किसी का, अपहरण आप खुश होकर, तो कोई अपहरण होगा नहीं कि मेरा अपहरण कर लो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, अबडक्शन का मतलब क्या होता है, अपहरण होता है। आप इसे याद रखेंगे। हमारा अगला है एक्ट और स्पीच फॉर इनसाइटिंग, इनसाइटिंग द पब्लिक अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी कि क्या कहता है, यानी कि यह कह रहा है कि जनता को सरकार के खिलाफ भड़काने के लिए किया गया कार्य या भाषण क्या कहलाता है, तो सेडिशन बोलते हैं इसको, यानी कि ये राजद्रोह कहलाता है। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि एक्ट और स्पीच फॉर इनसाइटिंग द पब्लिक अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या है कि जनता को सरकार के खिलाफ भड़काने के लिए किया गया कार्य या भाषण क्या कहलाता है, तो सेडिशन बोलते हैं इसको। सेडिशन का मतलब क्या होता है, राजद्रोह, ठीक। जैसे मान लीजिए आप किसी सरकार के खिलाफ कुछ ऐसा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है, वो प्रोटेस्ट कैसा है, वो आप भाषण के द्वारा, मान लीजिए कोई आप देश विरोधी कोई भाषण दे रहे हैं। जैसे कि अभी आपने सुना एक कन्हैया कुमार ने एक बार जेएनयू में कोई भाषण दिया था। वो क्या था, वो देश के खिलाफ था, वो दोस्त के खिलाफ था। और उसके बाद से कोई भाषण या मान लीजिए कि कोई आप सरकार को भड़काने वाला कोई कार्य कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, सेडिशन, यानी कि राजद्रोह कहलाता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन में बहुत बनता है, क्योंकि आजकल ये बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है, सेडिशन यानी कि राजद्रोह, ठीक। जब से ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब से ये वर्ड बड़ा यूज हो रहा है। अगर आप इंग्लिश पेपर भी पढ़ते होंगे तो वहाँ पे यूज हो रहा है। हमारा अगला है एग्रीएबल टू द टेस्ट ऑफ माइंड, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, एग्रीएबल टेस्ट ऑफ माइंड, यानी मन के अनुकूल किसी स्वाद का मिलना, मन के अनुकूल स्वाद का मिलना क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं पहला टेबल। क्या बोलते हैं, पहला टेबल बोलते हैं, यानी कि क्या होता है, ये स्वादिष्ट होता है। इसका मतलब मीनिंग क्या होता है, तो स्वादिष्ट होता है, यानी पहला टेबल, यानी एग्रीएबल टू द टेस्ट ऑफ माइंड को क्या बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, पहला टेबल बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, तो स्वादिष्ट होता है, ठीक। हमारा अगला है अगेंस्ट हु हैज अ पावर ऑफ अटॉर्नी, यानी कि क्या, एजेंट जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोक्यूरेटर। इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोक्यूरेटर बोलते हैं, यानी कि मुख्तार बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है अगेंस्ट हु हैज अ पावर ऑफ अटॉर्नी, यानी वह एजेंट जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको मुख्तार बोलते हैं। मुख्तार की स्पेलिंग क्या होती है, प्रोक्यूरेटर होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। हमारा अगला है एग्रीमेंट बाई बेलिग्रेंट टू स्टॉप फाइटिंग। बेलिग्रेंट में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ई होगा, इस चीज को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे ई होगा, यानी एग्रीमेंट बाई बेलिग्रेंट टू
स्टॉप फाइटिंग को क्या बोलते हैं? आर्मस्टिक बोलते हैं, आर्मिस्टिक बोलते हैं, यानी कि इसकी हिंदी क्या होती है? युद्ध विराम होता है। यानी कहने का मतलब है कि लड़ाई को रोकने के लिए, को रोकने के लिए किया गया समझौता क्या होता है? तो उसको युद्ध विराम कहते हैं। और युद्ध विराम की इंग्लिश क्या होती है? आर्मिस्टिक होती है। आप इस चीज को याद रखेंगे। इस बेलीग्रेंट का मतलब क्या होता है? बेलीग्रेंट का मतलब होता है युद्धरत। युद्धरत जैसे दो सेनाएं आपस में क्या होती हैं? युद्धरत होती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बेलीग्रेंट बोलते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला है ऑल ऑफ वन माइंड। ऑल ऑफ वन माइंड का मतलब होता है सब एक मन से। यानी अगर मान लीजिए कि आपके परिवार है, जैसे आपके परिवार में भाई बहन सब कुछ है, और पापा से आप कोई काम निकलवाना चाहते हैं, जैसे मम्मी भी हैं, तो मम्मी भी उसमें उस काम में एकमत हो गई, आप लोग भी एकमत हो गए, तो क्या हो गया? ऑल ऑफ वन माइंड, यानी सभी का दिमाग एक जगह चला गया। यानी कि सब एक मन से उस चीज को, अगर आप मतलब होता है ना कि सर्वसम्मति से जो कोई काम घोषणा कर दिया है, तो उसको क्या बोलते हैं? एकमत बोलते हैं। और एकमत का इंग्लिश क्या होता है? अनएनिमस। क्या बोलते हैं? अनएनिमस बोलते हैं, यानी कि एकमत होता है, ठीक। यानी कि ऑल ऑफ वन माइंड का क्या होता है? अनएनिमस बोलते हैं, इसको एकमत बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। आराम से एक एक चीज को पढ़ते जाएंगे, एक एक चीज को खोल के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक। एक एक चीज को रिलेट करिए कहानी से। देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम्स और इडियम फ्रेज याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसको क्या किए? जनरल लाइफ से रिलेट करके पढ़िए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। अब है एंग्री एट इनजस्टिस। एंग्री एट इनजस्टिस का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो इंडिग्नेंट होता है। इंडिग्नेंट का मतलब क्या होता है? तो रोष होता है। यानी जैसे एंग्री एट इनजस्टिस यानी अन्याय पर गुस्सा। मान लीजिए कि आपके अगल बगल कोई अन्याय हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपके पड़ोसी जो हैं वो किसी महिला के खिलाफ उत्पीड़न कर रहे हैं, जैसे बेवजह उसको मार रहे हैं शराब पी के या कुछ भी ऐसा, जो भी ऐसा। जैसे एक स्टोरी से इसको रिलेट करिए कि मान लीजिए कि आपके पड़ोस में कोई एक ऐसा है, या कोई भी एक ऐसा जो अपनी बीवी को मारता है, या कोई एक ऐसा आदमी है जो अपने बच्चे को मार रहा है, कोई एक ऐसा, जैसे आपके साथ ही सरकार क्या कर रही है? इनजस्टिस कर रही है, वैकेंसी नहीं दे रही है, तो क्या है? आप उसके खिलाफ क्या है? एंग्री एट इनजस्टिस, यानी सरकार आपके खिलाफ क्या करे? वैकेंसी नहीं दे, आपके अंदर क्या है? सरकार के खिलाफ क्या है? रोष है, गुस्सा है, तो ये क्या आ गया? एंग्री एट इनजस्टिस, यानी आपके खिलाफ क्या हो रहा है? अन्याय पर गुस्सा आ रहा है। इसको क्या बोलेंगे? इंडिग्नेंट बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं? तो रोष बोलते हैं। यानी इंडिग्नेंट मीन्स क्या होता है? रोष होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक। हमारा अगला है एनी लेफ्ट हैंड पेज ऑफ अ बुक, यानी किताब का बायां पेज क्या कहलाता है? वर्सो, यानी कि बायां पृष्ठ कहलाता है। आप इसे याद रखिएगा, ठीक। उसी तरीके से हमारा अगला है एनी राइट हैंड पेज ऑफ बुक, यानी किसी किताब का दायां पेज क्या कहलाता है? रेक्टो कहलाता है, यानी कि दायां पृष्ठ कहलाता है। आप इसे भी याद रखिएगा। वर्सो एंड रेक्टो याद करिए, वर्सो एंड रेक्टो 2 बार याद करेंगे, अच्छे से याद हो, इसको भी अच्छे से बैठा लीजिएगा, ठीक, दिमाग में। अब हमारा अगला है कि असेंबली ऑफ वॉरशिपर्स। असेंबली ऑफ वॉरशिपर्स, इसका मतलब क्या होता है? उपासकों की सभा या भक्तों की। देखिए, वॉरशिपर का मतलब क्या होता है? वॉरशिपर का मतलब होता है भक्त या उपासक। और उपासकों की सभा क्या कहलाती है? तो उपासकों की सभा कहलाती है कांग्रीगेशन। उपासकों की सभा को क्या बोलते हैं? कांग्रीगेशन, यानी कि मंडली बोलते हैं। इस चीज को याद, जैसे कीर्तन मंडली होता है ना, कीर्तन मंडली है, भजन मंडली है, तो ये सब क्या है? ये असेंबली ऑफ वर्शिपर्स है। यानी क्या है? ये भक्तों की सभा है। जो भक्त होगा तो वही तो कीर्तन करेगा, जो उपासक होगा वही तो पूजा करेगा ना। तो असेंबली ऑफ वर्शिपर्स क्या कहलाते हैं? तो कांग्रीगेशन इनको बोलते हैं। कांग्रीगेशन की हिंदी क्या होती है? तो मंडली होती है। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक। उसी तरीके से हमारा अगला है एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइंड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पोस्ट स्क्रिप्ट, यानी कि परिशिष्ट। यानी कि एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइंड, इसका मतलब क्या होता है? पत्र आदि के अंत में जोड़ा गया अतिरिक्त अंश क्या कहलाता है? तो पोस्ट स्क्रिप्ट कहलाता है, जिसको परिशिष्ट बोलते हैं। जैसे आप कोई किताब पढ़ते होंगे, कोई भी स्टैंडर्ड किताब पढ़ते होंगे, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो,
तो उसके लास्ट में, उस किताब के एक उस चैप्टर के लास्ट में एक पोस्ट स्क्रिप्ट होता है, यानी उसी को क्या बोलते हैं, परिशिष्ट होता है। उसमें क्या रहता है, उसमें जो आपने पिछला पेज पढ़ा, जो पेज आपने पढ़ा उसी का इंपॉर्टेंट चीज है, यानी पत्र आदि के अंत में जोड़ा गया अतिरिक्त अंश क्या कहलाता है, परिशिष्ट कहलाता है, यानी कि पोस्ट स्क्रिप्ट कहलाता है इंग्लिश में। और पोस्ट स्क्रिप्ट की हिंदी क्या होती है, तो परिशिष्ट होता है। इस चीज को याद रखिएगा, कई बार आपसे ये पोस्ट स्क्रिप्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए हमारा लास्ट है आज का कि एग्री आर्टिफिशियल, हमारा 15वां है, आर्टिफिशियल सेंटर फॉर हनी बीज। बीज का मतलब क्या होता है, मधुमक्खी होता है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा, बीज का मतलब क्या होता है, मधुमक्खी, यानी आर्टिफिशियल सेंटर फॉर हनी बीज। हनी का मतलब क्या होता है, हनी जो होता है जो आप खाते हैं, मतलब मीठी चीज जो मधुमक्खियों से बनता है उसी को हनी बोलते हैं। यानी आर्टिफिशियल सेंटर फॉर हनी बीज का मतलब क्या होता है, हाइव। इसकी इंग्लिश क्या होती है, हाइव। हाइव का मतलब क्या होता है, मधुमक्खी का छाता होता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टिफिशियल सेंटर फॉर हनी बीज को क्या बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, तो हाइव बोलते हैं। और हाइव की इंग्लिश क्या होती है, मधुमक्खी का छाता होता है। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने एक एक चीज को कई बार इसलिए एक्सप्लेन किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छे से इसको देखिए, आपको इसको आपने अपने जनरल लाइफ से रिलेट करेंगे तो आपको आसानी से याद होगा। हर आदमी को एक याद करने का एक तो अलग तरीका है, मैंने तो ऐसे ही याद किया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। आप एक दो बार वीडियो देखिएगा। आपको ये क्लास कैसी लगी, अगर आप ये क्लास ये अच्छी लगी तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट करके बताइएगा, जैसा आपका रिस्पांस रहेगा मैं हफ्ते में 2 दिन इसकी क्लास करा दिया करूंगा और वही इंपॉर्टेंट क्लास कराऊंगा आपको जो आपके एग्जाम में आए हुए होंगे। ठीक है, यानी आपके एग्जाम में आएंगे भी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।